हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि किस किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन यूनिटों को ध्यान में रखा जा रहा है और बिल्कुल एक्सप्लेन वे में इसको सॉल्व करेंगे। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यही क्वेश्चंस आएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। ये एक मॉडल आपको दिखाया जा रहा है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। अगर एक एक इस पैटर्न को अगर सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स का जो एक लेवल है इस बार का वो किस तरीके से है, कौन से क्वेश्चंस या फिर किस तरह के क्वेश्चंस को हमको ज़्यादा पढ़ के जाना है या डील करना है। तो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो मॉडल प्रश्न जो आया हुआ है वो ये ऑब्जेक्टिव वाला सेट 1 जो दिया हुआ है, ये समय आप देख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ है और पूर्णांक है 35 और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 35 है और प्रत्येक अंक के लिए प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और सभी के लिए जैसे कि 4 ऑप्शंस रहते हैं हर क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता ही होगा, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पता है विथ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। तो देखिए दोस्तों, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी करते चले जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों ही बायलैंग्वेज करते जाएंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी कि 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मे बी आपको एग्ज़ाम में 1 कूलम के जगह 5 कूलम भी पूछ सकता है। यही क्वेश्चन होगा, बस कुछ डिजिट्स का मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसके वजह से मैं इसको आपको सॉल्व करके देती हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा है 12th क्लास में Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है, करेक्ट। तो वेर एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ई आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और यहाँ पे Q का वैल्यू जो होता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ का Q का वैल्यू देखिए, चूँकि आपको पता है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम है, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि चार्ज बोल रहा है वो कितना है, 1 कूलम, ठीक है। और E का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू अगर निकालना है, बोले कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि मैंने बताया, n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। q क्या इंडिकेट करता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब 1 कूलम, मतलब पूरे जो बॉडी में जो चार्ज है वो 1 कूलम दिया हुआ है। और E जो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n का वैल्यू क्या निकलता है, Q/E, है ना। तो Q का वैल्यू कितना दिया है, 1। और इसमें मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। तो Q का वैल्यू आप जैसे कि आप पता है कि n इक्वल्स टू Q/E हो रहा है। तो Q का वैल्यू दिया है 1, E का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये 19 को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 10⁻+19 और ये 1/1.6 होएगा, ठीक है। और इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका कुछ आता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपको सॉल्व करना आता है बाय कैलकुलेशन। ये आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको 1 कूलम के जगह पे 5 कूलम भी दे सकता है, 4 कूलम भी दे सकता है, बट ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रोसेस समझ में आएगा तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपसे बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 चार्जेस है, दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम एंड अनदर इज़ 5 माइक्रोकूलम। एक आपका है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा 5 माइक्रोकूलम का। तो बोल रहा है कि उन पर कार्य करने वाली बलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है जैसे कि ईच चार्जेस जो होते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है, फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 माइक्रोकूलम है आपका, ठीक है,
और आपका यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम है, दोनों ही चार्जेस है और दोनों के बीच का जो फोर्स है, सपोज r इज़ द डिस्टेंस, तो आपको पता है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता है। तो दोनों के बीच के जो फोर्सेस का जो दोनों ही चार्ज को बार बार अगर r को डिस्टेंस अगर कंसीडर किया जाए तो फोर्स जो होगा दोनों के लिए ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस होगा दोनों ही चार्ज के लिए, इसीलिए दोनों के कंडीशंस पे जो फोर्स होगा वो सेम होगा। और जबकि इसका अनुपात पूछा है तो इसको कैंसिल आउट करके दैट इज़ 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ़ अ हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन 1 सेकेंड, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टर जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर जो है एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, तो जितना ही आपका इनसाइड पे होगा उतना ही आपका जो हॉलो स्पेरिकल चार्ज जो होगा वो पॉजिटिवली है, तो इनसाइड पे भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कंडक्टर पे पॉजिटिव होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद जो है आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड में आता है। मॉडरेट क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के टर्म्स पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि द वी आई ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर, तो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा वी आई ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए, इधर हम लोग वी डिनोट करते हैं और इधर हम लोग आई डिनोट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो वी आई ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद वी एक्सिस, तो चलिए यहाँ से एक थीटा एंगल करते हैं, ड्रॉ थीटा एंगल, ठीक है, विद वी एक्सिस। आप देख सकते हैं कि वी एक्सिस को अगर हम बाद में जा कर के वाई एक्सिस भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि दिख रहा है कि ये जो वी है वो आपका, एक सेकेंड, वी एक्सिस पे बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इधर वाला वाई एक्सिस होता है, इधर वाला एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ वी वोल्टेज को दर्शाता है, तो बोल रहा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है, यानी कि वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट्स द करंट। आपको पता है कि वी से वोल्टेज होता है और आई से करंट होता है, तो रेजिस्टेंस का कंडक्टर का मतलब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखिए ओम्स लॉ से आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, करेक्ट। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। मेरे पास है एक रिलेशन R इक्वल्स टू V बाई आई, और ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर जैसे कि हम लोग फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर इसका स्लोप निकालते तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो रहा है, P बाई बी, दैट इज़ इधर I था और इधर V था, तो I बाई क्या होता है, V, ठीक है। बट हमको रेजिस्टेंस के लिए चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज़ I बाई V को क्या करेंगे, V बाई आई करेंगे, करेक्ट। तो V बाई आई के लिए इधर अगर पलटे हैं तो इधर भी पलटेंगे, तो 1/10 थीटा, ठीक है। एंड 1/10 इक्वल्स टू आपको पता है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉट आ रहा है। तो कॉट कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो 5 का D ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो 5 का D यहाँ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द इक्वेशन समेशन ऑफ E दैट इज़ EMF इक्वल्स टू IR इज एप्लीकेबल फॉर विच लॉ। तो देखिए आपको पता है किरचॉफ्स लॉ ने आपको पढ़ा है कि पहला अब जो लॉ है तो वो पहला लॉ जो है वो उसको लॉ ऑफ जंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से अगर I1 इंसिडेंट कर रहा है, I2 इंसिडेंट कर रहा है और I3 इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ जंक्शन के तो I4, I5, I6 जो है वो इस तरीके से आउट होगा और टोटल जो समेशन होता है I का वो 0 होता है, ठीक है, जंक्शन पे। तो इस तरीके से आपने लॉ ऑफ जंक्शन पढ़ा है। तो उसी तरीके से अगर EMF के बारे में बात करें तो वहाँ पे था हम लोग का कि सेकेंड लॉ में था क्या कि हमारा E था और प्लस IR था, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल, तो यहाँ पे इसको उधर साइड लेकर के गया है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो रिलेशन है आप ऐसे भी देख करके बोल सकते हो कि EMF से अगर रिलेटेड है तो ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियोमीटर से, तो आप मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जिस तरीके से किर्चॉफ्स लॉ के बाद अगर आप मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो फॉर्मुलेटेड आपका जो एक एक्सप्रेशन, जो लास्ट एक्सप्रेशन जो आता है ना, जो इस तरीके से हम लोग बेसिकली फिजिक्स में इस तरह से घेर करके रखते हैं फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, या व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज़ P/Q=R/S या जो भी, ठीक है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है आपको, एक जो लास्ट एक्सप्रेशन है लाइक पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, बट बाय बिफोर पुटिंग द वैल्यू आपको जो है वो जो एक्सप्रेशन है, यानी कि वो जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन है। तो यहाँ बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ऑन संटिंग द सेल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स, ठीक है, तो संटिंग सेल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम का। द बैलेंसिंग पॉइंट सिप्स इन द लेंथ ऑफ द 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है जिनका हिंदी है वो एक बार मैं हिंदी में भी दोहरा देती हूँ। एक पोटेंशियोमीटर है जिसका जो बैलेंसिंग लेंथ यानी कि संतुलन लंबाई जो होता है वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सेल का जो ओम है यानी कि जो संट करने का जो ओम होता है वो उसका जो वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम का दिया हुआ है। और संतुलन बिंदु यानी कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, तो लंबाई में बदल जाता है, यानी कि 60 सेंटीमीटर में बदल जाता है, यानी कि लंबाई जो है वो घट रही है, ठीक है। तो इसका आंतरिक मतलब जो प्रतिरोध होता है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक मैंने जस्ट क्वेश्चन आपको बताया है। अब इसका चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए हम फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर एक फार्मूला होता है जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि लास्ट का एक्सप्रेशन बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि वो से भी काम आता है, बाय पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन ही आता है जनरली। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं। फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है कैपिटल आर, ओके। और यहाँ पे L1 यानी कि जो पहले की लंबाई थी और जितना में बदल जाती है यानी कि L2 और माइनस क्या 1, ये फार्मूला है, इसको बिल्कुल भी याद रख लीजिए, ठीक है, फॉर पोटेंशियोमीटर पे इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब इस पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। पुट करने के लिए आप देखिए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, शंट करने वाला 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संतुलन की लंबाई यानी कि बैलेंसिंग जो लेंथ है वो 120 दिया है, और जब ये घट गई तो 160 दिया हुआ है, अब -1 आपको यहीं से दिख रहा है, 62 ज़ा हो रहा है आपका, यानी कि 120 और 2 - 1 कितना दे रहा है 1, और अल्टीमेटली यहाँ 1 आएगा तो, और बाहर है 4, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा 4 ओम, यानी 4 ओम कौन सा ऑप्शन में है ये चलिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ 2, 5, 3, 4, ठीक है, तो 7 का डी सही हुआ क्योंकि 7 के डी में 4 ओम्स दिया हुआ है जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने का अधिकतम बल कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि बल के बारे में कि इस तरीके से कि F = लॉरेंज फोर्स अगर आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे दैट इज़ होता है आपका यहाँ पे F = QVB sin थीटा, ठीक है। तो QVB sin थीटा, यहाँ आपको कह रहा है कि चार्जिंग मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो वैसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे बल अधिकतम होगी। तो देखिए बल अधिकतम कब होगी, ठीक है, अंडर द विच
फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू, तो अधिकतम कब होगी? तो जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है, 90 डिग्री, दैट इज़ 1। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछा है कि किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो डाउट, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। 8 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ 70 टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? एक टॉर्क है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, तो चलिए लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया है मेरे पास 70, ठीक है। एरिया दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट कैरिंग यानी कि करंट जो है वो कितना है? 20 एम्पियर, और वो रहा है विथ इट्स एक्सिस एट राइट एंगल्स टू, तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, कैपिटल टी फॉर टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? टॉर्क का वैल्यू। तो ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है कि अगर आपको टॉर्क का वैल्यू पता है बाय द एक्सप्रेशन या बाय द डिराइवेशन, ठीक है, तो आप तुरंत इसको निकाल सकोगे। तो एक बड़ा ही पॉपुलर सा एक आप एक्सप्रेशन है जो कि कुछ मैं तो इसी तरीके से याद किया, आप लोग पता नहीं, लेकिन सेम चीज़ है। हम लोग इसको डायरेक्ट बोलते थे कि टॉर्क इक्वल्स टू बिना कॉस थीटा, यहाँ पे चूँकि परपेंडिकुलर बिना साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा यूज़ होगा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से पुट करोगे बिना साइन थीटा, तो बी का वैल्यू कितना है? 0.2, आई का वैल्यू कितना है? तो 20, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 70, और साइन थीटा तो साइन 91 हो जाएगा, वो आपको समझ में आ गया है। ए का वैल्यू कितना हो गया? तो 400, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर पे है तो मीटर स्क्वायर पे करने के लिए इधर 100 एक बार और एक बार, 2 बार हमको इंटू करना होगा, और साइन 90 चूँकि राइट एंगल है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 कटेगा, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ 1 0 कटेगा, और ये 10 देगा नीचे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि 28 और 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, 112/10 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे 56 होना चाहिए, लेकिन नो डाउटली इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है ऑप्शन में, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि बार बार इसको आप निकालोगे तो आपका 112/10 यानी कि 11.2 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसे देख लो, और इसका आंसर नो डाउट इसका गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप अगर आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तो ये बताया गया होगा आपको कोचिंग क्लासेस में, या आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो देखिए दोस्तों, 2 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, इसको पलट के भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको करा देती हूँ कि याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तो याद रखिएगा कि शंट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए और पैरेलल में जुड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर अगर एमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो पैरेलल में जोड़ना है। और विथ सेम कंडीशन अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना बोलेगा तो ये पैरेलल को जाकर के अब हम लोग को सीरीज़ में जोड़ देना है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एमीटर में कन्वर्ट करने बोल रहा है तो यही क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन वोल्टामीटर में कन्वर्ट करने के लिए देता है तो इस तरीके से हम लोग को पैरेलल के जगह जो आंसर हो जाएगा वो सीरीज़ में हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होता है वो बी नो डाउटली इस तरह से आंसर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से चूँकि 35 क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगी कि रेस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर लूँ। तब तक के लिए आप इतना जो सॉल्व किए हुए आप उसको एक नोट कर लीजिए और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस ज़रूर उसके लिए तैयार रहिए कि यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है कि इसी पैटर्न पे पूछे। अगर मुझे प्रोसेस समझ में आ रहा है तो आने वाले जो अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस है तो वो मेरे से बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इस नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।